सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस आईडी की पूरी सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इस तीसरी वाली वीडियो में मैं पहला वाला चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। हमने इससे आगे जो दो वीडियोस बनाई उसमें देखा ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, क्यों आए, उनका मेजर रीजंस क्या था, उनके आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार से थी। फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसा था। फिर हमने उसके बाद एक और नया टॉपिक देखा कि हमारे यहाँ का डेमोग्राफिक कंडीशन किस प्रकार से। ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बीच में दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स और थे जो मैंने कवर कराने की कोशिश करी थी, लाइक स्विस कैनाल, है ना। उसके अलावा दो टॉपिक और है बेटा, विच इज पहला सेंसस इंडिया में कब आया और 1920 को द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड क्यों बोलते हैं। इसके मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगा। मेरी इच्छा नहीं है कि इस वीडियोस में कवर कराऊं इन टॉपिक्स को, तो मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगा और उन शॉर्ट्स में अपन कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स। सो अभी मैं उसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली ये लगभग आखिरी वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। आने वाली जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, लगभग 25-30 मिनट्स की वो वीडियोस रहेंगी, ताकि आपके जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कवर हो। जैसे मैंने आपको बताया था 15 से 20 वीडियोस के बीच अंदर मैं उस पूरी सीरीज को क्या करूंगा, खत्म कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उस जमाने में कैसा था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें। सबसे पहला प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था लोगों के बीच में। ज्यादातर लोग, लगभग 80-85% के समथिंग लोग जो हैं वो काय पर डिपेंडेंट थे। लोग उस जमाने के जो लोग थे वो काय पर डिपेंडेंट थे। दे आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर और द थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। या तो वो खुद ही खेती करते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, या फिर वो दूसरे के खेतों में एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई किसी खेतों में किसी बोने या काटने का काम कर रहे हैं, हार्वेस्ट का काम कर रहे हैं। इस टाइप के चीजों में लोग ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था उस जमाने में। ठीक है, लगभग इंडिया के 85% पीपल किस पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। उनका ऑक्यूपेशन, बेसिक ऑक्यूपेशन ही क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर। और सेकंड जो हमें इसमें पढ़ना है, इट इज रीजनल वेरिएंस। रीजनल वेरिएंस की बात करें सो रीजन वाइज वेरिएंस बहुत ज्यादा थे। वेरिएंस मतलब चेंजेस, है ना। तो रीजनल वेरिएंस बहुत ज्यादा थे। किस टाइप के रीजनल वेरिएंस सर? तो रीजनल वेरिएंस लाइक कुछ जगहों पर एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी उभर के आई उस समय पे, लाइक गुजरात, है ना, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ चेन्नई, सम पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा एंड ऑल, दिल्ली वगैरह के कुछ हिस्से। ये कुछ हिस्से ऐसे आए जहां पर लोग एग्रीकल्चर पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। यहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर भी ज्यादा डिपेंडेंट थे, सर्विस सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट थे, सर्विसेज देना ज्यादा पसंद था। आज भी देखो आप, रीजनल वेरिएंस आपको आज के समय पे भी देखने को मिलता है। सबसे बड़ा रीजनल वेरिएंस आपको देखने को मिलता है कि आप देखोगे साउथ में ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे क्या, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। वहीं पर अगर आप नॉर्थ में जाओगे, लाइक पंजाब एंड हरियाणा, वहां पे आपको ज्यादातर लोग देखने को मिलेंगे इन आर्मी एंड स्पोर्ट्स। अगर आप गुजरात जाओगे तो आपको बिजनेसमैन ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट तरफ जाते हो या ईस्ट तरफ जाते हो तो आपको ज्यादातर लोग देखने को मिलेंगे लाइक लेबर कैटेगरी, है ना। फिर बिहार, यूपी, है ना। बिहार यूपी का क्या है समस्या है सर? बिहार और यूपी में या तो इंसान आईएएस बनता है या फिर नेता। सो इस टाइप का डोमिनेंस अलग अलग था, मतलब रीजनल वेरिएंस बहुत ज्यादा था। ठीक है,
अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरीके से काम करते थे। तो कुछ जगहों पर एग्रीकल्चर था, कुछ जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी थे। तो दिस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से था। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका प्रीडोमिनेंस था। और दूसरा, रीजनल वेरिएंस बहुत ज्यादा थे हमारे देश के अंदर। देश में एग्रीकल्चर के अलावा भी कई सारी जगहों पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा था। ठीक, दिस इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? तो बेसिकली इसमें अपने को 2-3 पॉइंट ही पढ़ने, ज्यादा तो नहीं है। पहला, रोडवेज। रोडवेज कैसी थी? ऑल सीजन रोड्स नहीं थे हमारे पास, है ना। ऑल सीजन रोड्स मतलब सारे सीजन में चल जाते, तो ऑल सीजन रोड्स नहीं थे हमारे पास। सिर्फ रोड्स इतनी ही थी जितना आर्मी के मूवमेंट के लिए जरूरी हो। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रोड्स की जरूरत पड़ती थी, सिर्फ वैसे ही रोड्स थे हमारे पास आर्मी के मूवमेंट के लिए। बेसिकली मुरम की रोड बना दी, कच्ची मिट्टी की रोड बना दी, बारिश आई तो वो रोड धुल गई, खराब हो गई, है ना। कई बार जैसे आप लोग अगर फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा मेड़ बना देते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, खेतों के बीच में। इस टाइप की रोड्स ज्यादा थी वहां पे, ऑल सीजन रोड्स नहीं थी। और वो जो रोड्स थी वो बनाई किस लिए गई थी? मेजर रोड का जो निर्माण था वो बेसिकली करा गया था बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आर्मी की मूवमेंट के लिए। सेकंड, रेलवे। रेलवेज क्यों डेवलप हुई? रेलवेज डेवलप हुई बिकॉज रेलवे का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पर्पस, ऑफ कोर्स, अब ब्रिटिशर्स हमारे यहां से क्या ले जा रहे थे? रॉ मटेरियल, बहुत तेजी से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे। अब मध्य प्रदेश में अगर कोई चीज उग रही है और उसको उनको अगर अपने ब्रिटेन लेकर जाना है, तो उनके पास दो ही चीजें, या तो रोडवेज या फिर या तो वाटरवेज या एयरवेज। तो एयरवेज तो उतना था नहीं, वो नेक्स्ट वाला टॉपिक वही है। वाटरवेज के थ्रू ले जा सकते थे, तो वाटरवेज के थ्रू ले जाने के लिए किनारे तक तो ले जाना पड़ेगा ना। और बैलगाड़ियों से या इन चीजों से, उस समय गाड़ी मोटर ट्रक तो होते नहीं थे, बैलगाड़ियों से अगर ले जाते थे तो बहुत समय लगता था। तो दे डेवलप रेलवेज। ठीक है, हमारे यहाँ रेलवेज डेवलप करी उन्होंने, ताकि रॉ मटेरियल जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, है ना। क्योंकि उस जमाने में इंडिया भी बहुत बड़ा होता था। एक बर्मा है जिसको आज के समय में म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब एक ही कंट्री तो थी, अखंड भारत, है ना। सो इसलिए रेलवेज बनाई गई ताकि मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट फास्टली हो सके, गुड्स का मूवमेंट फास्टली हो सके। पहली बार रेलवे सभी को मालूम है कब चली, है ना। रेलवे चली थी फ्रॉम थाने टू मुंबई ट्रायल पीरियड पर, और फिर धीरे धीरे करके रेलवेज को पूरे इंडिया में फैलाया गया। देन नेक्स्ट इज एयरवेज एंड वाटरवेज। एयरवेज और वाटरवेज कैसे थे? एयरवेज और वाटरवेज की अगर बात करें तो एयरवेज और वाटरवेज बने तो थे, लेकिन सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं थे। दे आर नॉट एट द सेटिस्फैक्टरी लेवल। हम सेटिस्फाइड तो नहीं बोल सकते उसको कि हाँ सर बहुत फ्लरिश्ड एयरवेज और वाटरवेज थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। वाटरवेज भी सिर्फ इसलिए बनाए गए थे उन्होंने कि ब्रिटेन तक सामान पहुंचाया जा सके या ब्रिटेन से सामान लाया जा सके। और आज के समय में अगर आप देखोगे तो वाटरवेज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब है हमारे इंडिया के लिए, है ना। हमारे लगभग 80 to 90% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं वो वाटरवेज के थ्रू करते हैं, बाकी का 20 जो है वो एयरवेज के थ्रू करते हैं, है ना। वो मेरे ख्याल से 2-4% ही होगा जो रोडवेज के थ्रू करते हैं, वो भी आसपास की कंट्रीज में। सो एयरवेज वाटरवेज उस जमाने में थे, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिए। आज के समय में लगभग 20 से ज्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट, ठीक है, मैनी मोर आते हैं। सो ये था एयरवेज और वाटरवेज। और इसके अलावा एक और था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसा था? उस जमाने में कम्युनिकेशन सिर्फ दो तरीके से होते थे, या तो पोस्ट या टेलीग्राफ। टेलीग्राफ लोगों को महंगा पड़ता था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलता था, और उस समय इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही महंगी थी, है ना। सो बेसिकली दो ही चीजों पर कम्युनिकेशन हो सकता था, या तो खत लिखकर, है ना, पोस्ट के थ्रू, या टेलीग्राफ के थ्रू। बस यही दो हमारे कम्युनिकेशन के जरिए थे।
तो ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने डेवलप करे थे इंडिया के अंदर। समझ आया? तो अपन ने पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट वाला जो हमें पढ़ना है कि क्या उन्होंने कुछ हमें फायदा भी देकर गए थे सर? क्या ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ फायदा दिया? बताओ, अच्छा कमेंट में लिख के बताओ क्या फायदा दिया हो। चलो मैं बताता हूं। ठीक, सबसे पहला फायदा जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस, आर्मी, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाई। हम तो जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ आर्मी पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के समय होती थी जंग लड़ने के लिए, पुलिस वुलिस तो होती ही नहीं थी, है ना। मंत्रालय तो होते ही नहीं थे। ये जो लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं इसको, द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स, ये तो था ही नहीं। ये किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ब्रिटिशर्स ने दी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, रोडवेज बनाई, रेलवेज बनाई, एयरवेज, वाटरवेज बनाए, कम्युनिकेशन बनाए। हमने आगे चल के इसको और ज्यादा मॉडर्नाइज किया, बट कहीं ना कहीं बेस तो वही देके गए थे हमें इन सारी चीजों का। ठीक है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तीसरा, फेमाइन चेक करने में हेल्प करी, कमी भूखमरी चेक करने में हेल्प करी, कहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ लोगों के पास ज्यादा चीजें हैं, ये देखने में हेल्प करी। स्टैटिस्टिक्स जो अपन अभी 12th 11th में पढ़ के आए, वो सारे टॉपिक्स इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो फेमाइन चेक करने में हेल्प करवाया। और एक और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उन्होंने हमको देके गए, वो क्या है? वो ये है कि फार्मिंग को क्या करा उन्होंने? कॉमर्शियलाइज करा। कमर्शलाइज करा कि हम पहले के जमाने में सिर्फ खुद के लिए उगाते थे फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, फिर उन्होंने बोला नहीं, बेचने के लिए भी उगाओ। और आज के समय में ज्यादातर फार्मर्स जो है वो बेचने के लिए भी उगाते हैं चीजें। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? फार्मिंग को कमर्शलाइज कराने में हेल्प करी। तो ये कुछ गुड बेनिफिट्स या कुछ भी बोल लो आप, अच्छी चीजें करके गए ब्रिटिशर्स हमारे लिए। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने हमें। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, विच इज हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्या था क्या नहीं था। तो उसमें बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स पढ़ा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है विच इज स्टैग्नेट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेट इकोनॉमी। स्टैग्नेट का मतलब है रुकी हुई इकोनॉमी थी हमारी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो रुक गई थी। वी आर हैविंग स्टैग्नेट इकोनॉमी। क्यों रुक गई थी? क्योंकि उनका मेजर पर्पस था हमें फीडर इकोनॉमी बनाना, हमारे यहाँ से माल ले जाना, ना कि हमें कुछ देना। ठीक है, हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया था। इवन बैकवर्ड इकोनॉमी, सेकंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी, पीछे की तरफ जा रही है हमारी इकोनॉमी। लोगों के बीच में इनइक्वालिटी बहुत थी, गरीब अमीर, लड़ाइयाँ बहुत थी, विच इज क्या बोलते हैं उसको अपन, एम्प्यूटेड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्यूटेड इकोनॉमी बहुत ज्यादा थी। एम्प्यूटेड इन द सेंस कई सारे ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस वो लेकर आए, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो हम आपस में ही लड़ते रहे, है ना। लाइक कास्ट के बेसिस पर हम लड़ने लगे, है ना। डिवाइड एंड रूल जिसको अपन बोलते हैं कि फूट डलवाओ और राज करो। इस टाइप की कई सारी चीजें लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, गिरती हुई को बोलते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी। देन बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेट इकोनॉमी थी, है ना। और उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं अपन, बस यही सारे टॉपिक्स थे जो इसमें, मतलब आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी में इस टाइप की इकोनॉमी हमारे इंडिया की थी। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, 3 वीडियोस में मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा। तीनों वीडियोस में मैंने लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। कुछ टॉपिक्स अगर बचे हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके लिए अलग से या तो शॉर्ट्स बना दूंगा छोटे छोटे टॉपिक्स के, या एक अलग से एक पूरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आगे वाली जो वीडियोस है वो लगभग 25, 30, 40 मिनट की आने वाली है। बने रहो मेरे साथ, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द चैनल, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। एंड थैंक यू सो मच।